हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है रियल एनालिसिस के पार्ट सी वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे जो कि जून 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट। तो देखो इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और a एक पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बताया गया है और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है कन्वर्जेंट है। बहुत आसान है और मैं आपको बता देता हूं कि रियल एनालिसिस का पूरा जो प्लेलिस्ट है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस का जो सिलेबस है वो मैंने पूरा कवर किया है और हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करके आप लोगों को बता भी रखा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग जो है रियल एनालिसिस का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको विजिट करिए। और अगर आपको रियल एनालिसिस सीखना है फॉर दी CSIR नेट एस्पेक्ट, है ना, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जा कर के वीडियोस को देख सकते हो और वहाँ से भी इजीली सीख सकते हो। और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं उन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपका सिंपल सा PYQs है, जून 2015 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्जेंट। तो इनमें से कौन सा जो है आपके कन्वर्जेंट है वो हमको बतानी है। ठीक है, नाउ चलते हैं ऑप्शंस पर और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हम कन्वर्जेंट को देखते हैं। देखो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ, ठीक है, तो जनरली हमें पता है कि अगर 1 जो है n की पावर कुछ भी हो, p की n की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर एक्चुअल में अगर हम p का वैल्यू को देखें यहाँ पे, तो p का वैल्यू अगर ग्रेटर देन हमारे पास लेस देन है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू अगर देखो ये होता है, सिंस अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है 0 to a 1/x टू द पावर p ऑफ dx होता है, तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं फर्स्ट p की वैल्यू की, p की वैल्यू अगर हमारा लेस देन 1 है देन द इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। उसके बाद दूसरा है कि अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है देन जो इंटीग्रल है वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट होगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन को देखूँ और यहाँ से p का वैल्यू को एनालाइज करूँ तो p इज इक्वल टू कितना है, p इज इक्वल टू क्या है, 4 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन कि पहला वाला तो हमारा जो है डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये तो हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, मतलब ये हमारा ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। दूसरे की बात करूँ मैं, सिमिलरली इसी फॉर्मूला से अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो चूँकि पार्ट सी का क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा जो है हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ दूसरे वाले के लिए, दूसरा ऑप्शन के लिए, ये पहला ऑप्शन हमने देख लिया। ऐसे ही मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन के, दूसरा ऑप्शन में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a 1/√x है, dx है। और अगर मैं 1/√x dx को सॉल्व आउट करूँगा तो इंटीग्रेशन 0 to a 1/√x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/2 ऑफ dx, विच इज़ हेयर p इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ लेस देन 1, एंड इफ वैल्यू ऑफ p इज लेस देन 1 देन द गिवन इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट। सो ऑप्शन 2 जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब कन्वर्जेंट पूछा गया है तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे कन्वर्ज हो गया है। अब जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन पर बात करेंगे। तीसरे और चौथा ऑप्शन पर बात करने के लिए देखो यहाँ पर कुछ बिंदु हमें समझनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें मैंने जो है रियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं वहाँ पर आप लोगों को सब बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस वाले ऑप्शन को अगर मैं एनालाइज करूँ तो इस ऑप्शन के लिए एक मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, बाय कॉचे इंटीग्रल टेस्ट। आपको पता है बाय कॉचे इंटीग्रल टेस्ट। कॉचे इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, कॉचे इंटीग्रल टेस्ट ये कहता है कि अगर देखो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, कोई नहीं इसको कर लेते हैं, 1/n log n टू द पावर अगर p है, ठीक है, एंड
एंड इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर a टू इनफाइनाइट कर लो क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रल dy/dx अपॉन x log x e टू e x टू द पावर p। तो ये जो है ना, ये एक जैसा बिहेव अलाइक, ठीक है, ऐसा लिख लो, चलो बिहेव अलाइक, ये एक जैसा बिहेव करेगा, दोनों का बिहेवियर जो है एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो जब दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है तो उस कंडीशन में जो ये हमारे पास ये दिया हुआ रहता है तो ये कन्वर्ज होता है। देखो ये चीज़ क्या है, ये कन्वर्ज करेगा। अगर देखो p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है देन इट विल बी कन्वर्जेंट, और अगर p का वैल्यू जो है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है देन ये जो है हमारा क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो लेस देन इक्वल टू 1 है p का वैल्यू तो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इस केस में भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर p का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है देन जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि p का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, पहले वाला ऑप्शन में अगर देखूँ तो p का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 है, इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये तो हमारा डाइवर्जेंट है, ठीक है। और ये जो है हमारा जो है इसमें p का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 जो है क्या है, p का वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या कह रहा है वो भी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है, और ये पता भी होना चाहिए कॉची इंटीग्रल टेस्ट के बारे में, ठीक है। कॉची इंटीग्रल टेस्ट कहता है कि अगर समेशन इस प्रकार से हो, ठीक है, एंड दूसरा इंटीग्रल इस प्रकार से हो, ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट है, तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही होगा। मतलब अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये ऐसा कर रहा है तो एक जैसा बिहेवियर है, तो यहाँ पर भी सेम केस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 एंड 4 विल बी राइट, क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, इसलिए हमें हर एक ऑप्शन को क्या करना है, चेक भी करनी पड़ती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ा सा हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि आपके पास इसमें, चलो इसको एक बार, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर n का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और gn(x), देखो यहाँ पर gn(x) जो है आपके दिए हुए है साइन स्क्वायर x प्लस 1/x, और x की वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ है fn(x) जो है हमारे पास इंटीग्रल ही दिया है। चलो जो हमारे पास दिया हुआ है ना, मैं इन सबको जो है एक साथ पहले लिख लेता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो gn(x) का वैल्यू दिया हुआ है, और gn(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर x के प्लेस पर क्या है, x प्लस 1/n, और जो x का वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट के अंदर होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट के अंदर होगा, एंड x बिलोंगिंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है fn(x), और fn(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू x gnt ऑफ dt हमारे पास दिया हुआ है। देन हमें बताना है कि जो fn है वो कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ फंक्शन f है ऑन दिस इंटरवल बट डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। मतलब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया, ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि हर एक ऑप्शन में आप देख लो कि भैया कन्वर्जेंट या फिर कन्वर्जेस या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेस या फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में इसमें पूछा गया है। मतलब इसमें जनरली हाँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता रखा है। वीडियो नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को अच्छे समझा रखा है, एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो देख लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है, एंड देन अब देखो ये gnt दिया हुआ है, तो अगर मैं gnt की वैल्यू निकालूँ तो x की जगह पर t हो जाएगा, तो x की जगह पर t होने के साथ साथ यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो fn(x) है वो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू x
जी एन ऑफ टी, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1/n, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हमारे पास आ गया तो अब हम एफ एन एक्स को चेक करेंगे। एफ एन एक्स को चेक कैसे करेंगे, चलो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ से चूँकि साइन स्क्वायर का हम अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to x साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/2 1 माइनस कॉस 2x, तो cos 2x के प्लेस पर है t प्लस 1/n है, और ये हो जाएगा हमारे पास dt। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हमारे पास देखो 1/2, ठीक है 1/2 यहाँ से आ जाएगा, और इसका हो जाएगा हमारे पास t, dt का हो जाएगा t, और लिमिट हम यहाँ पर रखेंगे, लिमिट हो जाएगा x और ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 2 और t प्लस 1/n की अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आएगा 1/2 साइन, ठीक है देखो यहाँ पर साइन, कॉस का साइन हो जाएगा साइन 2, और x के जगह पर ये हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट हमारे पास यहाँ पर रखना पड़ेगा x और ये 0। अच्छा, इसके बाद में अगर आगे सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो यहाँ से आ रहा है, t को अगर मैं रखूँगा तो यहाँ से x आ जाएगा, माइनस 1/2 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ से 4। अपर लिमिट यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ से देखो अब क्या आ रहा है, अपर लिमिट यहाँ से हम रखेंगे तो साइन 2, और यहाँ पर देखो x हो जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1/n हो जाएगा। देन माइनस लोअर लिमिट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से t का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब साइन 2n, ठीक है साइन 2n हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। हमने क्या किया है, t के प्लेस पर 0 पुटअप कर दिया है। ठीक है, t के प्लेस पर जब हमने 0 रखा है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 2/n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2/n हो गया। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। आसानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको नहीं आएगा समझ में। जब हमारे पास ये चीज़ आ गया तो अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो fx हो जाएगा हमारे पास, जो fx हमारे पास आ रहा है वो कैसे निकालते हैं हम fx को हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn x से। ठीक है, जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट निकालते हैं तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से क्या हो जाएगा x/2, ठीक है x/2 हो जाएगा। और देखो मैं अगर लिमिट डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ से तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं लिमिट रखूँगा, देखो ये तो हमारे पास जो है x/2 ही आ जाएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पर लिमिट रखूँगा तो देखो माइनस का 1/4, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन, और यहाँ पर देखो अगर n के प्लेस पे इन्फाइनाइट रखूँगा तो 1/∞ मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस यहाँ पर मैं इन्फाइनाइट रखूँगा तो ये साइन 0 हो जाएगा यहाँ पर हमारा सिंपली, है ना। इन्फाइनाइट साइन 0 का वैल्यू 0 ही हो जाता है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कुछ नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन ऑफ 2x लिख देता हूँ। ठीक है, साइन ऑफ 2x लिख देता हूँ। अब देखो जब ये फंक्शन हमारे पास आ गया, fx की वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको पता है कि जब हमारे पास fx आ जाता है तो हम क्या करते हैं, नाउ मॉड fn x माइनस f ऑफ x हम जो है फाइंड आउट करते हैं, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो fn x आया है, fn x क्या आ रखा है, ये आ रखा है हमारे पास fn x। ठीक है, fn x ये आ रखा है, तो यहाँ से अगर मैं इसको रखूँगा तो क्या आ रहा है हमारे पास x/2, ठीक है माइनस का 1/4 साइन, यहाँ पर अगर मैं, चलो एक बार देख लेता हूँ मैं ना। अच्छा, यहाँ पर 2 भी आना चाहिए ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 भी कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
साइन 2x प्लस 2/n हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस का 1/4 साइन 2/n हो जाएगा। फिर ये माइनस है हमारे पास और ये माइनस हो जाएगा x/2 माइनस माइनस प्लस 1/sin 2x यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो ये वाला फंक्शन से ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो बच रहा है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या बच रहा है, fn(x) माइनस जो है f(x), इसकी मैं अगर बात करूँ तो बच रहा है हमारे पास, देखो अब माइनस का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जनरली कॉमन भी ले सकते हैं। देखो 1/4 यहाँ पर ही 1/4, यहाँ पर ही 1/4 और यहाँ पर ही 1/4, तो 1/4 तो सीधा ले लो आप कॉमन। और इस वाले फंक्शन को अगर माइनस में बाहर ले लेता हूँ तो साइन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2/n आ जाएगा। और ये वाला अब हमारे पास माइनस का है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 1/4 साइन 2/n हो जाएगा। देन ये प्लस का है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, अरे यहाँ पर जो है 1/4 तो बाहर ही ले लिया हमने, ठीक है। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, ठीक है। इसको अब हम डिटरमिनेंट बंद कर देंगे। जब ये चीज़ हमारे पास आ गया तो अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ से एक हमारे पास सर्व समीका होता है, और वो सर्व समीका क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सर्व समीका क्या है कि अगर a माइनस बी हमें करना है ना, देखो सिंस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी, सिंस डिटरमिनेंट a माइनस बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है a, ठीक है, मॉड a प्लस यहाँ पर जो है मॉड ऑफ b हो जाता है। तो अगर मैं इसी थ्योरी का यूज़ करूँ तो इस थ्योरी का यूज़ करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, -2/n है तो यहाँ से हमारे पास कोई नहीं, हम इसको माइनस वगैरह ले सकता है। अब यहाँ पर ना देखो सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 2/n है, ये माइनस माइनस यहाँ से हमारा प्लस हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस होना चाहिए वैसे तो ये, हाँ, इस माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को देखो x/2 हो जाएगा, माइनस का 1/4 साइन 2x, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा जनरली प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे इसको, और इस वाले फंक्शन से अगर मैं देखूँ माइनस का f(x) है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस ये वाला प्लस, ये सही है। अब देखो इसको जब सॉल्व आउट कर रहे हैं हम तो 1/4 साइन 2x प्लस 2/n है, और यहाँ से इस वाले फंक्शन को लेंगे तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, है ना, ये माइनस आ गया। जब ये माइनस आ गया, अब इस सर्व समीका का यूज़ करेंगे कि मॉड a माइनस बी इज लेस देन मॉड a प्लस मॉड b होता है। तो अगर यहाँ पर देखो इतने फंक्शन को अगर मैं a मान लूँ, ठीक है, और इतने फंक्शन को मैं अगर b मान लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1/4 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 1/4 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से जो है बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन 2x प्लस 2/n माइनस साइन 2x, ठीक है, माइनस साइन 2x, और माइनस का यहाँ पर मैं कर सकता हूँ साइन 2/n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये लेस देन हो जाएगा 1/4, ये वाला फंक्शन एक साथ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसको a मान रहे और इसको b मान रहे, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो साइन 2x प्लस 2/n माइनस साइन 2x, ठीक है, एक तो ये हो गया, और यहाँ पर ये a वाला फंक्शन हो गया प्लस b वाला फंक्शन को 1/4, b हमारे पास क्या है, साइन 2/n है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जब ये हमारे पास आ गया तो अब देखो एक चीज़ हमारे पास और है, एक सर्व समीका और है, मैं इसको लिख देता हूँ। सर्व समीका क्या है, सिंस मॉड साइन x माइनस साइन y अगर मैं करूँ तो ये लेस देन होता है मॉड x माइनस वाई, एंड मॉड अगर मैं साइन x को करूँ तो ये लेस देन इक्वल टू होता है x का।
तो इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो साइन x के प्लेस पर हमारे पास क्या है, x के प्लेस पर हमारे पास क्या है 2x है, ठीक है। तो लेस देन 1/4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2/n माइनस यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ठीक है ना, 2x आ जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा यहाँ पर जो है अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये साइन x लेस देन x होता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1/4 और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2/n है, ठीक है। अब मैं इसको अगर कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे तो कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लेस देन इक्वल टू 1/4, यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2/n बचेगा, प्लस का यहाँ पर 1/4 2/n बच रहा है। तो इससे 2 to the 4, यहाँ से 2 to the 4, तो यहाँ से ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2n, मतलब 1/n बच रहा है हमारे पास सिंपली, ठीक है, 1/n बच गया। अब जो 1/n है वो हमारा है क्या, वो हमारा है इट इम्प्लाई कि मॉड f(n)x माइनस f(x) ये जो है लेस देन इक्वल टू है 1/n का, एंड विच इज़ इक्वल टू हम क्या बोलते हैं mn बोलते हैं, mn बोल सकते हैं हम इसको से, क्योंकि अब हम mn टेस्ट लगाएंगे ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए mn टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज तो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो जब 0 की ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं बाय mn टेस्ट, बाय mn टेस्ट हम ये देख सकते हैं कि fn(x) इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली ऑन किस इंटरवल में है, 0 से इनफाइनाइट वाले इंटरवल में कन्वर्जेंट हो जाएगा, एंड हेंस अगर इस इंटरवल में कन्वर्जेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 1 वाले इंटरवल में भी तो जो है ये कन्वर्जेंट होगा। देख लो यहाँ से ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन क्या दिया है, 0 से 1 वाले इंटरवल में देखो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो 1 देखो कन्वर्ज पॉइंट वाइज तो है फंक्शन, बट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन तो है ना हमारा। f डज नॉट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एनी पॉइंट, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, हाँ इसमें भी है, तो ये सही हो गया। f कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस, इसमें इस इंटरवल में है तो इसलिए इस इंटरवल में हो गया। तो 3 और 4 जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। और देखो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जो कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, और इसको क्लियर करने के लिए आपको मेरे चैनल में वीडियोस पड़े हैं वो देखने पड़ेंगे, मैंने बना ही रखा है, CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो बना रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन R स्क्वायर हैव द पॉजिटिव लिविंग मेजर। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो सेट है वो पॉजिटिव लिविंग मेजर है। पॉजिटिव लिविंग मेजर का मतलब ये हुआ कि एरिया के बारे में बताता है। सिंपल सा लिविंग मेजर का कॉन्सेप्ट है कि वो जो है आपका एरिया बताता है कि कोई सेट है वो कितना एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और यूज़ करके जो है इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 1 की, अब यहाँ पर कंडीशन भी दिया है कि a, b जो है R स्क्वायर में से आ रहा है और a प्लस b जो है इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो जब इस प्रकार से डिफाइन किया गया तो हम अगर पहला ऑप्शन पर बात करें, अगर हम पहले ऑप्शन पर बात करें तो पहले ऑप्शन से हमें क्या मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज़ द सर्कल। तो मैं यहाँ से अगर एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास सर्कल आ रहा है। और इस सर्कल के बारे में क्या है, इसका जो रेडियस है एग्जैक्टली 1 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया की बात किया जा रहा है ये। तो ये सिंपल सा क्या है, ये कर्व है, लेकिन ये कोई एरिया ऑक्युपाइड तो नहीं कर रहा है ना। तो जब कर्व होता है कोई पॉजिटिव तो इस लिविंग मेजर क्या हो जाएगा, इसका जो लिविंग मेजर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव लिविंग मेजर हमारा ये नहीं है। दूसरे की मैं बात करूँ तो ये एग्जैक्टली 1 है। मतलब अब यहाँ पर आप समझिए, अगर मैं इसी की बात करूँ, इसी सर्कल की, इसका रेडियस जो है 1 से लेस है, ठीक है, 1 से
लेस है ये। तो अब कौन से वाले एरिया की बात किया जा रहा है? अब वो एरिया की बात किया जा रहा है जो इसके अंदर वाले पार्ट का आ रहा है, इस वाले एरिया की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर वाले एरिया की बात हो रहा है। तो जब इसके अंदर वाले एरिया की बात किया जा रहा है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारा जो लिविंग मेजर है पॉजिटिव लिविंग मेजर है। कैसे पॉजिटिव लिविंग मेजर है? देखो ऐसे, यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, है ना, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू पाई। और पाई हमारा जो है क्या होता है? पाई का जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव लिविंग मेजर हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन क्या है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई है, एंड दूसरा हमारा एक्स कॉमा वाई जो है एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखो, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से अगर मैं एक सेट मान लूँ ए सेट, ठीक है ना, पहले वाले के लिए इसको मैं ए सेट मान रहा हूँ, एक ए सेट है और ए सेट के बारे में एक्स कॉमा वाई सच दैट जो एक्स है वो बराबर है वाई का। दूसरा अगर मैं बी सेट की बात करूँ तो ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वाई का, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक, क्योंकि ए सेट में से ए प्लस बी के रूप में बनाना है ना, तो मैं ए को, क्योंकि आर स्क्वायर में है तो आर स्क्वायर में है, इसका मतलब क्या मुझे माननी पड़ेगी? मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये है ए है वो हमारा टी कॉमा टी है, और जो साथ में बी है वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखो बी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ रहा है? एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस का, यहाँ से क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, मतलब एस कॉमा माइनस का एस ले लो। मैं अगर मैं ए 1 रखता हूँ तो माइनस का 1 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं ए प्लस बी निकालता हूँ तो ए प्लस बी निकालने पर क्या आ जाएगा? टी कॉमा टी हो जाएगा, यहाँ से टी कॉमा टी हो जाएगा, देन प्लस यहाँ से एस कॉमा माइनस का एस हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो टी प्लस एस बनेगा एक कॉमा टी माइनस एस बनेगा। तो ये अगर मैं इसको यू मान लूँ और इसको मैं भी मान लूँ तो ये किसके बराबर बन गया? आर स्क्वायर के बराबर बन गया। और जो आर स्क्वायर होता है इसका हैव इनफाइनाइट लिविंग होता है, इनफाइनाइट लिविंग मेजर होता है, विच इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव। इसका क्या होता है? इनफाइनाइट लिविंग मेजर होता है। और अगर इनफाइनाइट लिविंग मेजर है तो मतलब पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब बात मैं करूँ इसकी, देखो दूसरे वाले ऑप्शन की, यहाँ पर दोनों ही सेम है, ए सेट भी सेम है और बी सेट भी सेम है। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो देखो यहाँ से बन क्या रहा है? सिंपल सा एक मैं बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से ठीक है, एक ये मैंने ले लिया है और एक लाइन मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ पहले, तब समझा रहा हूँ। देखो ए भी एक्स इक्वल टू वाई है और ये भी एक्स इक्वल टू वाई है, तो लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी कि नहीं हमारी। अब दूसरे वाले अगर सेट की बात करो तो वो भी इसके ऊपर से ही जाएगी कहीं ना कहीं लाइन हमारी। तो जब इसके ऊपर से जाएगी तो आप देख लो कि एक स्ट्रेट लाइन है और सिंपल सा इसकी बात किया जा रहा है, ठीक है ना। सिंपल सा किसकी बात किया जा रहा है? इस स्ट्रेट लाइन की बात किया जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन सिंपल सा एक बन रहा है तो यहाँ से आप इसका जो है पॉजिटिव लिविंग मेजर हमारा नहीं है, कोई एरिया ऑक्युपाइड ये नहीं कर रहा है। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी वेरीफाई करके देख सकते हो जो मैंने अभी यहाँ पर बता रखा है। अगर आप देखो यहाँ से इसको आप टी कॉमा टी ले लो, फिर इसको आप जो है बी को जो है यहाँ पर, इसको जो है यहाँ से इस प्रकार से कर लेते हैं। बी को जो है आप यहाँ से क्या कर लो? इसको मैं ले लो। तो यहाँ से देखो इसको सही से कर लेते हैं एक बार। ये जो है, अब देखो ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है? अगर मैं इसको मैं जोड़ दूँ, इसको यहाँ से मैं अगर जोड़ दूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है? टी प्लस एच आ रहा है, दूसरा भी टी प्लस एच आ रहा है, जो कि सेम है ना। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये यू कॉमा यू टाइप का बन रहा है। अब देखो ना, यू कॉमा यू टाइप का बन रहा है, मतलब ये आर स्क्वायर का तो नहीं है ना, ये आर स्क्वायर के बराबर कैसे आ रहा है? आर के इसमें तो नहीं आ रहा है ये, मतलब इनफाइनाइट लिविंग तो हो ही नहीं सकता, मतलब एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। और अगर स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव हमारा लिविंग हमारा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ से जो है सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है।
और रियल एनालिसिस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट एफ जो है बाउंडेड है आर में और ए जो है आर में है और डेल्टा पॉजिटिव है और जो डब्ल्यू है ओमेगा ए कॉमा डेल्टा को इन्होंने जो है डिफाइन कर रखा है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, और जो एक्स है वो इसके अंदर जो है बिलोंग कर रहा है। देन हमें ये बताना है कि ये कौन सा ये ट्रू है इसमें से, ठीक है ना। देन कौन सा इसमें से जो है हमारा सही है। तो चलो इसको एक बार एक एक करके वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके उसको हम चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चलो इसको भी जो भी दिया हुआ उसको कर लेते हैं। फॉर ए बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर में दिया है, एंड दूसरा जो है डेल्टा पॉजिटिव दिया हुआ है। तो जब भी डेल्टा पॉजिटिव दिया तो मगर पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहला ऑप्शन में हमारे पास इफ़ दिया हुआ है कि इफ़ डेल्टा 1 इज़ लेस देन डेल्टा 2। अगर डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 आ रहा है तो इट इम्प्लाई कि अगर इस कंडीशन को मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस डेल्टा 1 कॉमा a प्लस डेल्टा 1 इज अ सबसेट ऑफ a प्लस डेल्टा 1 और a प्लस डेल्टा 2 है ना, डेल्टा 2 कर लेते हैं और a माइनस डेल्टा 2, इसको माइनस करते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब ये चीज़ हमारे पास आ रहा है तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो, इसको मैं अगर E1 कह लूँ तो ये सबसेट हो जाएगा E2 का। तो यहाँ से आप लोग अगर देखो तो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सुप्रीमम ऑफ E1 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। इज अ सबसेट या फिर लेस देन इक्वल टू हम कह सकते हैं कि जो है सुप्रीमम ऑफ सॉरी यहाँ से इसको कर लेते हैं सुप्रीमम ऑफ E2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। और ये चीज़ हमारे पास क्या है, इट इम्प्लाई, ये इसको मैं अगर देखूँ तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं अगर देखूँ तो ये सुप्रीमम जो है इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, मतलब ये ओमेगा ए कॉमा डेल्टा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ओमेगा ए कॉमा डेल्टा 2। मतलब पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो क्या इसका जो लिमिट है वो हमारा 0 की ओर जा रहा है, तो क्या ये 0 की ओर जाएगा, उसके लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में देखो, यहाँ से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, 2 में x इज इक्वल टू 1 के प्लेस पर ले रहा हूँ और 0 में एल्स वेयर कर देता हूँ, एल्स वेयर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है भैया, बाउंडेड फंक्शन है, आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। 0 और 2 ही आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो टेक a इज इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब a इज इक्वल टू अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट हम इसको लगाए ना डेल्टा पॉजिटिव, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओमेगा a कॉमा डेल्टा, ठीक है, a कॉमा डेल्टा करूँगा। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा टेंस टू 0 पॉजिटिव ओमेगा, और a का वैल्यू 1 रखा हमने, 1 कॉमा डेल्टा हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 पॉजिटिव सुप्रीमम ऑफ, क्योंकि इसका डेफिनेशन सुप्रीमम दिया है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सुप्रीमम, देखो सुप्रीमम वैल्यू हमारा एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर 2 है, तो विच इज़ इक्वल टू 2। तो मतलब ये देखो यहाँ पर 0 तो नहीं है ना, सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 0 तो नहीं है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर 2 आ रहा है ये, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि नीड नॉट एग्जिस्ट कह रहा है, तो नीड नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि अगर देखो ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, हमारा कहने का मतलब ये हमारा क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब नीड नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर ही गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर देखो ये जो है 0 है इफ़ एंड ओनली इफ़ f इज़ कॉन्टिन्यूस, तो इस वाले ऑप्शन पर एक बार चर्चा करते हैं कि क्या ये ऑप्शन हमारा सही है। देखो फोर्थ ऑप्शन पर बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है
लेट यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट जो है डेल्टा टेंस टू 0 पॉजिटिव ओमेगा ए कॉमा डेल्टा इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसका मैं अगर मैं देखूँ इट इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगा, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है तो इम्प्लाई एंड इम्प्लाई लगाएंगे हम। तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 पॉजिटिव सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा ना, विच इज़ इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं करूँ तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 पॉजिटिव और यहाँ से मैं ये क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए विच इज़ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस। तो ये 100% हमारा जो है ट्रू हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ एफ जो है अगर कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल होगा। तो कंटिन्यूस है तो अब देखो यहाँ दूसरा ऑप्शन फुलफिल क्यों नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन हुआ क्यों नहीं, 0 पर है तो ये क्या सही क्यों नहीं हुआ। सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा फंक्शन जो हमने यहाँ पर ले रखा है वो हमारा कंटिन्यूस ही नहीं था। समझ में आ गया ना, वो हमारा क्या था, कंटिन्यूस ही नहीं था। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ से, इसलिए गलत हो गया। समझ में आ गया ना, ये ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो गया था, गलत हो गया था। देखो कंटिन्यूस नहीं है, 2 है और फिर यहाँ पर 0 है तो कंटिन्यूस कहाँ से है। कंटिन्यूस अगर होना है तो ही जा करके ये चीज़ हमारा सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस है वो अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हुई है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया है। हमने इस क्वेश्चन में ट्रू इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने एक ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर किया था जिस एग्जाम्पल में हमारा जो है क्या आ गया, 2 आ गया था। 2 आ गया था तो एग्जिस्ट तो कर गया था लेकिन 0 के बराबर नहीं आया था। अब 0 के बराबर तभी आ सकता है जब एफ हमारा कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम कर सकते हैं, चलो इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ से ठीक है, यहाँ से हम ये करते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ है इसको देख लेते हैं एक बार। an हमारे पास दिया हुआ है 1/n log n दिया है। अब पहला वाला एक क्वेश्चन हमने इसको कर रखा था, उसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस जो है क्या ये कन्वर्जेंट है, तो लिमिट लगाओ इसमें सीधा सीधा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an की अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ इक्वल टू 0, यस इट इज़ द कन्वर्जेंट, इट इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीज़ हमारा क्या कन्वर्जेंट है, क्या ये सीरीज़ हमारा कन्वर्जेंट है। तो इसको चेक करने के लिए अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की, तो मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज़ जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है, देखो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ से, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, an की वैल्यू क्या है 1/n log ऑफ n है, ठीक है ना। तो देखो ये चीज़ हमारा कन्वर्जेंट कब होगा, जब p का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, ये तो हमारा कन्वर्ज करेगा। और अगर p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करेगा और ये कन्वर्ज करेगा। तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या है, p का वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसका मतलब डाइवर्ज कर रहा है, ये विच इज़ डाइवर्जेंट, डाइवर्ज कर रहा है मतलब ये हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ए स्क्वायर करते हैं, चलो ठीक है, ए स्क्वायर करते हैं। देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, तीसरा ऑप्शन पर कर रहे हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट an का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट और an का वैल्यू मतलब n स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा log ऑफ n का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो है bn को अगर मैं मान लूँ, देखो bn को मैं 1/n स्क्वायर मान लूँ तो यहाँ से लिमिट अब मैं लगा रहा हूँ, कंपैरिजन टेस्ट कर रहे सीधा, n टेंस टू इनफाइनाइट an का स्क्वायर डिवाइड बाय bn में अगर कर रहा हूँ तो सिंपल से हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट विच इज़ इक्वल टू 1/log ऑफ n का स्क्वायर और जो कि हमारे पास कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। अच्छा अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट है ना, इसको मैं अगर देखूँ यहाँ से p टेस्ट से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा ना, बाय p टेस्ट ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाऊँ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, ठीक है, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे चौथे ऑप्शन की। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास देखो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और मैंने आपको बताया था कि जब भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी पड़ेगी, लेबनीज़ टेस्ट लगानी है फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज़। और लेबनीज़ टेस्ट को भी मैंने अच्छे से समझा रखा है, वो भी आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो लेबनीज़ टेस्ट क्या कह रहा है, चलो कुछ इसके मेन कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मेन पॉइंट क्या क्या है, लेबनीज़ टेस्ट क्या कह रहा है, लेबनीज़ टेस्ट ये कह रहा है कि पहला चीज़ अगर un+1 जो है
वो मतलब जो है डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है ना, हर एक टर्म जो है हमारा आगे छोटा होता हुआ जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में लगाऊं un की अगर मैं बात करूं तो जो है हमारा 0 की ओर होना चाहिए, देन सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो un देख पा रहे हो आप, un हमारे पास क्या है 1/n log n है ना। देखो अगर मैं यहाँ पर इस वाले सीरीज़ की यहाँ से बात करूँ तो ये सीरीज़ हमारा कैसा है, ये हमारे पास un है, फिर an मान लो इसको, तो ये हमारे पास an हो जाएगा, an हमारे पास ये है। तो यहाँ से देखो अगर मैं un, तो यहाँ से अगर मैं टर्म की बात करूँ un + 1 की, तो n + 1 क्या हो जाएगा 1/n + 1, और ये हो जाएगा log n + 1। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ से कि अगर मैं 1/n + 1 करूँ और यहाँ से log n + 1 करूँ विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1/n log ऑफ n होना है ना, ये सही है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही आ रहा है। दूसरा हम बात करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un 1/n जो है n log n, अभी मैंने करके बताया था 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारे पास है वो हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 विल बी करेक्ट। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जो अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम का ये आपका एक क्वेश्चन ही है ये। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, n स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कौन सा अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल बताने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि ये हम जो है इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितने 2 है, और n की कार्डिनलिटी क्या होती है अलिफ नॉट होती है, 2 की पावर अलिफ नॉट, दिस इज कंटिन्यूम अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये हमारे पास पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा की बात करूँ मैं, यहाँ से दूसरा की बात करूँ तो देखो ये वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से n मतलब है अलिफ नॉट टू द पावर 2 विच इज़ इक्वल टू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, और विच इज़ इक्वल टू अलिफ नॉट, और ये काउंटेबल हो गया फिर, है ना, काउंटेबल हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे अनकाउंटेबल पूछा है। उसकी बात करूँ मैं अगर इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, इसकी बात करते हैं। देखो ये सबसे पहले तो काउंटेबल सेट आ रहा है ना, अलिफ नॉट टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, अलिफ नॉट टू दी पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, विच इज़ यहाँ से मैं अगर देखूँ तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये हमारे पास काउंटेबल हो रहा है ना, काउंटेबल हो रहा है। अच्छा काउंटेबल दिया और साथ में रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है, तो कहीं ना कहीं काउंटेबल जो ये हमारे पास सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, तो ये ऑप्शन थर्ड भी हमारा काउंटेबल ही दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ की बात करते हैं। ऑप्शन फोर्थ में इन्होंने देखो फोर्थ वाले में इन्होंने दे रखा है कि टू दी पावर अलिफ नॉट विच इज़ इक्वल टू कंटिन्यूम, जो कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि जो पहला और दूसरा टर्म है, पहला टर्म जो है दूसरे टर्म से छोटा या बड़ा होना चाहिए। मतलब ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हमारे बन सकते हैं, ऐसे तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। मैं अगर एक फंक्शन ड्रॉ कर लूँ, मान के चलो एफ जो है एक फंक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि f1 है, f2 है, f3 है, ऐसी f4 है एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। देखो f3, f4 और f2 सो ऑन इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसके बारे में बता रखा है इन्होंने। तो ऐसे कितने हम जो है सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ऐसे तो हम 1, 1, 1, 1 ये इस प्रकार से, इतना ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। उसके बाद जो है 1, 2, जो है 2, 1, 1 इस प्रकार से भी हो सकता है ना। उसके बाद जो है हमारे पास 2, 2 है ना, इस प्रकार से भी देख सकते हैं 1, 1, 1 इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, जैसे 2, 1, 1 इस प्रकार से नहीं आएगा। देखो इन वाले फंक्शन के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पहला दूसरा हमारा ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे तो हमारे और भी टर्म बनेंगे ना, तो मतलब ये अनकाउंटेबल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारे पास सही दिखा है वो है 1 और 4th ऑप्शन जो है यहाँ से हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन ही है ये। यहाँ पर एक हमारे पास सेट दिया हुआ है सीक्वेंस का ऑफ रियल नंबर का, तो सेट है जो कि मैं यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ A0, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, ठीक है। एक तो ये सेट दिया है और गिवन एक हमारे पास एक सेट दिया हुआ है SN, और SN के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि जो भी ऑड जो भी इवन नंबर के सेट है वो है,
ठीक है ना, इवन नंबर के सेट, मतलब समेशन ऑफ 2k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2n तक है। और ये हमारे पास है क्या, a 2k के बराबर है। और ये एक्चुअल में क्या है, इसको अगर मैं देखूँ तो सारे के सारे इवन प्लेसेस के सम है, मतलब a0, ठीक है, a2, a1, a4 है ना, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, प्लस a2n तक जा रहा है। ये इसका जो है सम है, पार्शियल सम ऑफ इवन इंडेक्स। अब देखो यहाँ से अगर एक चीज़ और दिया हुआ है हमारा, ये चीज़ हमारे पास गिवन है, इसके लिए बात की है, ठीक है, इसके लिए इन्होंने बात किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूरा जो है हमारे पास सेट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं पहले वाला ऑप्शन की बात करूँ, तो पहले वाला ऑप्शन की बात करूँ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान के चलो कि जो an है ना, या फिर am मान लो आप, am को मैं ले रहा हूँ 1/n, अगर n हमारा क्या है, इफ़ n इज़ ऑड में ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ अगर इफ़ n जो है इवन है, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ बता सकते हो कि ऑड और इवन नंबर के से ही तो हमारे पास जो बना है सीरीज़, जो हमारे पास बना है उसी से तो बना है, लेकिन सम सिर्फ इतने का ही दे रखा है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ से, इसको मैं अगर लिखूँ Sn जो है क्या हो गया, इट इम्प्लाई Sn जो है हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर मैं लिमिट लगाऊँ यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, Sn जो है क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। Sn तो 0 ही आएगा, तो हमने एग्जाम्पल जो लिया है उसी अकॉर्डिंग ही लिया है। तो Sn हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो Sn तो देखो एग्जिस्ट कर गया, तो Sn एग्जिस्ट कर गया, तो बट जो an है देखो यहाँ पर ये वाला, बाकी जो बचा हमारे पास ये वाला, ये तो देखो ये वाला तो हमारा कन्वर्ज कर गया है ना, एग्जिस्ट कर गया, लेकिन ये हमारा डाइवर्ज कर गया, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो टोटल जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अरे एग्जिस्ट कब करता है, जब या तो 0 आ जाए, अगर इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्ज हो जाएगा वो, और इनफाइनाइट में हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस का कोई उसमें कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला वाला तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, देखो ये चीज़ एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, समझ में आ गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो है हमारा एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पहले वाले इस एग्जांपल से ही ये करेक्ट हो जाएगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। उसके बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड वाले में कह रहा है कि ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन ये भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ कि अगर जो am है ये पूरा, अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले लूँ जो कि पूरा का पूरा जो है एग्जिस्ट कर रहा है, मान के चलो पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कन्वर्ज आ रहा है, तो ऑड सीरीज भी कन्वर्ज होगा, इवन सीरीज भी कन्वर्ज होगा। जब तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा इवन सीरीज भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है देन नीड नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर ये पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑड प्लेस भी एग्जिस्ट करेगा, इवन प्लेस भी एग्जिस्ट करेगा। तो इवन प्लेस के बारे में कहा है कि नीड नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है, जो कि जून 2015 पार्ट सी में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आप लोगों को बताए हैं। वीडियो सही लगे आप लोग उसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।